अब आइए विस्तार से खबरों का रुख करते हैं। बड़ी खबर आपको हम दे दें, अमेठी और रायबरेली से जुड़ी बड़ी खबर हमारे पास है। राहुल रायबरेली से लड़ सकते हैं चुनाव, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। प्रियंका के लड़ने की संभावना बेहद कम बताई जा रही है। आज दोपहर बाद नाम का ऐलान संभव, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। अमेठी से केएल शर्मा का नाम भी चल रहा है, सूत्र ये बता रहे हैं। अमेठी और रायबरेली को लेकर देखिए सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर लगातार कंफ्यूजन। अब कहा यह जा रहा है कि राहुल रायबरेली से मैदान में उतर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। और प्रियंका गांधी के लड़ने की संभावना कम बताई जा रही है। और आज दोपहर बाद ये कहा जा रहा है कि नाम का ऐलान हो सकता है। अमेठी से केएल शर्मा का नाम भी चल रहा है। मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र कुमार जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। ज्ञानेंद्र, आज ये लग रहा है कि कंफ्यूजन दूर होगा और उम्मीदवार का ऐलान कर दिया जाएगा, क्योंकि नॉमिनेशन का तो कल आखिरी दिन है। ऐसे में आज ही नाम का ऐलान होने की जानकारी सूत्र भी दे रहे हैं। क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए अब इससे ज्यादा इंतजार कांग्रेस नहीं करवा सकती। कल अमेठी और रायबरेली में नामांकन का आखिरी दिन है। जाहिर सी बात है कि आज दोपहर के बाद शाम तक अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस के उम्मीदवारों का ऐलान पार्टी के द्वारा कर दिया जाएगा और कल जो उम्मीदवार होंगे वो नामांकन करेंगे। मुझे जो सोर्सेज से जानकारी मिली है उसके मुताबिक राहुल गांधी लड़ने जा रहे हैं वायनाड के अलावा दूसरी सीट से भी, और वो सीट रायबरेली हो सकती है। हालांकि अंतिम दौर की बातचीत जारी है। इस जानकारी की आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन सूत्रों का इशारा यह है कि सोनिया गांधी के दखल के बाद और समझाने बुझाने के बाद राहुल गांधी जो वायनाड नहीं छोड़ना चाहते थे वो दूसरी सीट से भी लड़ने को तैयार हुए हैं, और वो सीट रायबरेली होने जा रही है, जो खुद सोनिया गांधी की सीट 1999 से हुआ करती थी। अब वो राज्यसभा जा चुकी है। वो सीट इस बार कांग्रेस को एक नया चेहरा वहां पर देना है सोनिया गांधी की जगह, वो चेहरा राहुल गांधी हो सकता है। वहीं जहां तक प्रियंका गांधी का सवाल है, तो प्रियंका गांधी के बारे में ये जानकारी मिली है कि वो इस बार का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने जा रही हैं। ये मन उन्होंने काफी पहले से बनाया हुआ था, क्योंकि पार्टी ने समय रहते उन्हें चुनाव लड़ने के संकेत नहीं दिए थे। और इसके अलावा चुनाव प्रचार की एक अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के बाद उनकी सबसे ज्यादा रैलियां प्रियंका गांधी की देश भर में हो रही हैं। तो राहुल वायनाड के अलावा दूसरी सीट से भी लड़ने जा रहे हैं, वो सीट रायबरेली हो सकती है। प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की संभावना कम है। और अमेठी सीट आज ही ऐलान संभव, और ये अहम जानकारी सूत्रों के हवाले से ज्ञानेंद्र आप दे रहे हैं कि रायबरेली की सीट से राहुल गांधी मैदान में उतर सकते हैं और प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की संभावनाएं बहुत कम है। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखें। सीधे आपको गुजरात के आणंद लिए चलते हैं। पीएम मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। अब देखिए कितना बड़ा फर्क है। 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया? बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, बैंकों पर कब्जा कर लिया और ये कहा कि बैंक गरीबों के लिए होनी चाहिए, इसलिए राष्ट्रीयकरण। आज स्थिति ये है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण गरीबों के नाम पर करने के बावजूद भी कांग्रेस सरकार 60 साल में करोड़ों गरीबों के बैंक खाते नहीं खोल पाई। मोदी ने 10 साल में 50 करोड़ से ज्यादा जनधन बैंक खाते खोले। जीरो बैलेंस से खोलने का निर्णय किया। जो बैंक के दरवाजे तक गरीब देख नहीं सकता था, आज गरीब बैंक में जाकर के हाथ मार करके उसके साथ कारोबार करने लगा है। साथियों, 2014 में जब आपने आपके इस बेटे को गुजरात से दिल्ली भेज करके देश की सेवा करने का आदेश दिया, उस समय बड़े विद्वान अर्थशास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे। उनके बाद मुझे मौका मिला। जब उन्होंने छोड़ा था तब देश दुनिया में 11 नंबर की इकोनॉमी थी, 11 नंबर। हमारा नंबर 11 पर था। 10 साल में गुजराती ने, एक चाय वाले ने
देश की इकोनॉमी को 11 नंबर से 5 नंबर पर पहुंचा दिया। कांग्रेस के चलते दशकों तक देश के संविधान के साथ भांति भांति के खिलवाड़ हुए। आप चौंक जाएंगे भाइयों बहनों, सरदार साहब जल्दी चले गए, उसके कारण देश को बहुत नुकसान हुआ है। और मेरे मन में कसक है कि सरदार साहब के सपने भी पूरे करने की कोशिश करो। आपको पता है भाई, ये कांग्रेस के शहजादे माथे पर संविधान रख करके नाच रहे हैं आजकल, देखा होगा आपने। लेकिन जरा कांग्रेस मुझे जवाब दे, जिस संविधान को आज माथे पर रख करके नाच रहे हो, क्या इस देश में 75 साल तक हिंदुस्तान के सभी हिस्सों पर ये संविधान लागू नहीं होता था। मोदी के आने के पहले इस देश में 2 संविधान चलते थे, 2 झंडे चलते थे, 2 प्रधानमंत्री थे। ये संविधान माथे पर लेकर के नाचने वाले शहजादे आपकी पार्टी कांग्रेस ने, आपके परिवारजनों ने देश में संविधान लागू नहीं होने दिया था। कश्मीर में हिंदुस्तान का संविधान लागू नहीं होता था। धारा 370 दीवार बन के बैठी थी। ये सरदार पटेल की भूमि से आए हुए बेटे ने उस 370 को भी जमींदोज कर दिया और सरदार साहब को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि मैंने दी है। मैंने सिर्फ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू बनाकर सरदार साहब को अंजलि दी है, इतना ही नहीं, मैंने कश्मीर में तिरंगा झंडा फहराकर, कश्मीर में संविधान लागू कर, कश्मीर में 370 हटाकर सरदार साहब के सपने को पूरा किया है। साथियों, जितने साल हमारे देश में कांग्रेस सरकार रही, एक बड़ा हौवा था आए दिन, जब भी हो पाकिस्तान, जब भी हो पाकिस्तान, जब भी हो पाकिस्तान। आज देखिए, ये पाकिस्तान के आतंक का टायर पंक्चर हो गया है। जो देश कभी आतंकी एक्सपोर्ट करता था, वो आटे के इंपोर्ट के लिए दर दर भटक रहा है। जिसके हाथ में कभी बम गोला था, उसके हाथ में आज भीख का कटोरा है।
कांग्रेस की कमजोर सरकार आतंक के आकाओं को डोजियर देती थी। डोजियर का मतलब है फाइल पे सारी जानकारियां इकट्ठी कर करके वो देते थे कि तुम्हारे लोग आए थे, ये उनकी फोटो है, यहां बम फोड़ के चले गए, तुम्हारे लोग आए थे, इतने लोगों को मार करके चले गए, तुम्हारे वो लोग आए थे। डोजियर देते थे, डोजियर। और फिर देश को बताते थे हमने पाकिस्तान को डोजियर दे दिया है। डोजियर। और मोदी की मजबूत सरकार देखिए, डोजियर बोजियर में टाइम खराब नहीं करते। आतंकियों को घर में घुसकर मारते हैं। और साथियों, संयोग देखिए, आज जब भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यानी सूक्ष्मदर्शक यंत्र लेकर के भी कांग्रेस को ढूंढना मुश्किल हो रहा है। एक बार फिर से आपको गुजरात के आनंद लिए चलते हैं। पीएम मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। लगातार कांग्रेस का जो जनाधार खिसकता जा रहा है, 60 साल तक कांग्रेस ने जिनकी परवाह नहीं की, अब वो कांग्रेस की परवाह नहीं करते हैं। इसलिए ये कांग्रेस वाले छिटकते गए हैं, लोग परेशान हो गए हैं। और जो गरीब आंख बंद करके आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को लाएंगे, जो नारा देते थे ना, वो सारे के सारे कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। क्योंकि मोदी ने गरीब कल्याण का ईमानदारी से काम किया। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला, गरीबों को घर दिया, गरीबों को बैंक का खाता दिया, गरीबों को रोजगार के अवसर दिए। आजादी के बाद कांग्रेस ने गरीबों को अपना चुनाव का एजेंडा बनाया। हर चुनाव में नेहरू के जमाने से मनमोहन सिंह की सरकार तक कांग्रेस की रिमोट सरकार चलती थी। इस परिवार ने हर चुनाव के पुराने रिकॉर्ड निकाल लीजिए, वो हर सभा में एक ही मंत्र बोलते थे, गरीब 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 गरीब। यही उनका खेल चलता था। लेकिन जब से मोदी गरीबों को पूजने लगा, मोदी के गरीबों के पैर धो करके उस जल को अपनी आंखों पर चढ़ाने लगा, मोदी जब गरीबों के आंसू पोंछने लगा, मोदी जब गरीबों के सपनों को संकल्प में बदलने लगा, मोदी जब गरीबों के नौजवानों के लिए अवसर देने लगा, तो गरीबों ने कांग्रेस के चरित्र को जान लिया, कांग्रेस को छोड़ दिया। अब कांग्रेस निराश्रित हो गई है। आज जब गरीब को पक्का घर मिल रहा है, और जब पक्का घर मिलता है ना गरीब को, तो 4 दीवारें नहीं मिलती है। मोदी जब गरीब को पक्का घर देता है, तब सिर्फ 4 दीवारें नहीं देता है। मोदी जब गरीब को पक्का घर देता है, तब एक नया जीवन देता है। जब मोदी गरीब को घर देता है, तब नए सपने बुनता है। जब मोदी गरीब को घर देता है, तब उसे हकीकत बना करके देता है। जब मोदी को गरीब को घर देता है, तब उसके अरमान जगा देता है। जब मोदी गरीब को घर देता है, तब उसके सपनों को नया आशियाना देता है। जब मोदी गरीब को घर देता है, तब उसके सपनों को नई उड़ान देता है, उनके अवसरों के लिए नई ऊंचाई देता है। और तब जाकर के पीढ़ियों के बाद एक गरीब
अपना ठिकाना प्राप्त कर पाया है, उसको एक एड्रेस मिला है दोस्तों। और उस एड्रेस पर गरीब ने उस एड्रेस पर मोदी का नाम लिख दिया है दोस्तों। साथियों, ऐसा ही कांग्रेस ने एससी, एसटी, ओबीसी उनको भी अंधेरे में रखा, उनके साथ विश्वासघात किया। कांग्रेस ने कभी एससी, एसटी की परवाह नहीं की। 90 के दशक से पहले से कांग्रेस ओबीसी आरक्षण, यानी जिसको अपने गुजरात में बख्शी पंच कहते हैं, बख्शी पंच के लिए, ओबीसी के लिए हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया, परवाह नहीं की। बोले ये तो ऐसे ही है, ऐसे ही जीने के लिए पैदा हुई है। बरसों से ये हमारा बख्शी पंच के लोग, हमारा ओबीसी समाज कहता था कि ओबीसी कमीशन को, ये बख्शी पंच आयोग को संवैधानिक दर्जा मिले। कांग्रेस ने उनकी नहीं सुनी। ओबीसी के लिए एक के बाद एक काम, जब 2014 में आपका बेटा दिल्ली गया ना, तब जाकर के शुरू हुआ। और नतीजा ये हुआ कि ओबीसी, ये हमारे बख्शी पंच लोग के लोग कांग्रेस से दूर भाग गए, पहचान गए कांग्रेस को। और बहुत बड़ी मात्रा में एससी, एसटी, ओबीसी भी आज भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी ताकत बन गया। साथियों, कांग्रेस ने कभी समझा ही नहीं कि हमारे देश में आदिवासी समाज भी है। इतने साल तक कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय तक नहीं बनाया। बीजेपी सरकार ने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय, अलग बजट बनाया। उन्होंने उपेक्षा करते रहे, आदिवासी समूह की जो उपेक्षा वो करते रहे, घनघोर उपेक्षा करते रहे, और दशकों तक उन्होंने उपेक्षा की और उनको एक हाशिए में रखा। उन्होंने भी कांग्रेस को किनारा कर दिया। आज देश में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों से भी कांग्रेस या तो गायब हो चुकी है, या तो तीसरे नंबर पे कहीं इंतजार करती खड़ी है। कांग्रेस इन लोगों ने कांग्रेस के छुटकारा ले लिया। आज बीजेपी के एमएलए, एमपी की संख्या सबसे ज्यादा बीजेपी की एससी, एसटी, ओबीसी है। आज मेरे मंत्री परिषद में 60% से ज्यादा एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय के लोग हैं। और इसलिए कांग्रेस को लगता है सब कुछ लूट गया। अब आने वाले 100 साल तक कहीं कोई किनारा नजर नहीं आ रहा है। और इसलिए आज कांग्रेस गरीब को नफरत करने लगी है। आज एससी, एसटी, ओबीसी इनको नफरत करने लगते हैं। और ये बात कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रही है। भाइयों बहनों, कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी को बहुत नाराज है। उनकी वोट बैंक चली गई है और इसलिए हम नई साजिश रच रहे हैं। और नई साजिश रची है। साथियों, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन जारी है। आज कई दिग्गज उम्मीदवार अपना पर्चा भरेंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी आज अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। इससे पहले उन्होंने मंदिरों में पूजा अर्चना की और साथ में रोड शो भी किया। हम इस वक्त संबलपुर में हैं और आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना नामांकन रोड शो कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी के सामने देखिए हजारों लोग पूरे उड़ीसा से इधर उधर से आए हैं। उनका समझना है, धर्मेंद्र जी, ये उड़ीसा की जनता का प्यार जिस तरह उमड़ा है, क्या कहेंगे? उड़ीसा इस बार भाजपा मय हो गया है। मोदी जी का साथ पूरा उड़ीसा है। इस बार उड़ीसा में 21 का 21 लोकसभा मोदी जी जीतेंगे, बीजेपी जीतेगा। आप देख रहे हैं किस प्रकार की जन सलाम यहाँ उमड़ा है। प्रधानमंत्री जी ने उड़ीसा की अस्मिता का सवाल उठाया है। क्या लगता है कि उस उड़ीसा की अस्मिता के साथ
उड़ीसा की जनता चलने वाली है? देखिए, उड़ीसा में पिछले 24 साल से विकास नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने यही कहा है। क्या कारण है इतने अपार संभावना के राज्य उड़ीसा इतने पीछे क्यों है? उड़िया अस्मिता आज समझौते के अंदर है। ये दोनों मुद्दा, एक नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लोगों की भरोसा, दूसरा उड़ीसा में विकास नहीं होना, उड़िया भाषा संस्कृति को कॉम्प्रोमाइज करना, यही बीजेपी का प्रमुख मुद्दा होगा। लेकिन बीजेडी तो कह रही है कि उड़ीसा बीजेडी के साथ है। जब ये जन सलाह इसका प्रमाण है, किसके साथ है उड़ीसा? उड़ीसा इस बार बीजेपी के साथ रहेगा, मोदी जी के साथ रहेगा। तो क्या ब्लूप्रिंट है बीजेपी का? देखिए, यहाँ की संभावनाओं को ऊपर ले जाना, लोगों को रोजगार देना, पीने की पानी देना, चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना, शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाना, रोजगार यही मिले, यही बीजेपी का एजेंडा होगा। सर, यहाँ पर तो बीजेडी आपके मेन अपोजिशन में है, लेकिन पूरे देश में इंडिया गठबंधन लगातार ये बात कहता आ रहा है कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार आ गई तो देश का संविधान खतरे में पड़ जाएगा। देखिए, जो लोग संविधान को तार-तार किए थे, वही लोग ये डर पैदा करा रहे। भारतीय जनता पार्टी संविधान के प्रति कमिटेड है। क्या उम्मीद देखते हैं उड़ीसा में? धर्मेंद्र प्रधान क्या उम्मीद देखते हैं? क्या उम्मीद देखते हैं सर उड़ीसा में? इस बार मोदी जी को ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीट मिलेगा और यहाँ बीजेपी की सरकार होगी। से बात करने की धर्मेंद्र प्रधान जो इस समय अपना रोड शो कर रहे हैं उड़ीसा की सड़कों पर और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में लोगों से समर्थन मांग रहे, थोड़ी देर में अपना नामांकन दाखिल करेंगे और मानते हैं कि उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेगी और लोग नरेंद्र मोदी का साथ देंगे। कैमरामैन निखिल रस्तोगी के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, संबलपुर। और इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे पास है कैसरगंज सीट से जुड़ी हुई, उससे आपको रूबरू करवा दें। कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं, सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। बेटा करण भूषण बीजेपी का उम्मीदवार हो सकता है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। और कल करण भूषण नॉमिनेशन भी फाइल कर सकते हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। वीरेश पांडे मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। वीरेश, क्या बता रहे हैं सूत्र? देखिए, कोई सोर्स नहीं और ये कंफर्म मानिए, करण भूषण कैसरगंज से प्रत्याशी होंगे। आज सुबह पार्टी हाईकमान का फोन ब्रजभूषण शरण सिंह के पास आ गया, उनसे कहा गया कि आपके बेटे करण भूषण सिंह भारतीय जनता पार्टी कैसरगंज से प्रत्याशी होंगे। ब्रजभूषण ने उन्हें दो टूक कहा कि मैं पार्टी के साथ हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ, कोई बगावत नहीं करूंगा और अपने बेटे करण भूषण के लिए प्रचार प्रसार करूंगा। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार प्रसार करूंगा और पार्टी का साथ।